जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के एनालिसिस को। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का एनालिसिस समझ लिया है, हमने जान लिया है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन कहां से आए हैं। देखो, मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्त। मेरा यहां एनालिसिस दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं या फिर मैं ये कहूं कि यार आपने ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं करा, ये तो कितना आसान क्वेश्चन था, आपको तो कुछ आता ही नहीं। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम का प्रेशर होता है, मैं समझता हूं यार, एग्जाम में जो चीजें जिस प्रेशर में की जाती है वैसा अनुभव हम नहीं कर सकते। हम बाहर आकर जरूर कह सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन आसान था, ये आपको आना चाहिए था, बट एग्जाम में क्या सिचुएशन रहती है ये आप बच्चे ही समझ सकते हो। बट एक चीज समझो यार कि क्या ये कहने के बाद हम सिलेक्शन ले पाएंगे? मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि कैसे बच्चा, जैसे अभी आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, मैंने पोल भी कंडक्ट किया, बहुत सारे बच्चे 120 प्लस 130 140 तक स्कोर कर रहे हैं। मतलब लिटरली मुझे कॉल आ रहे हैं ऐसे ऐसे बच्चों से जिनसे मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट हैं। सर हमारा 140 प्लस स्कोर आ रहा है, सर हमारे 130.7 कुछ स्कोर आ रहा है। तो यार उनका स्कोर कैसे आ रहा है? तो ये चीज समझो, मैं आपको ये दिखाता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी है। आप जो सवाल पूछ रहे हो ना कि सर इनका स्कोर ऐसा क्या पढ़ रहे हैं ये लोग कि इनका ये स्कोर आ जा रहा है, भाई ये वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, बस इनके पढ़ने का, इनके अटेम्प्ट करने का, इनके सोचने का बस तरीका थोड़ा सा अलग है। अब देखो एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। अब जैसे हिस्ट्री है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। आज आपके पेपर में हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आए दोस्त, 15 क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अब इस 15 क्वेश्चन में आप में से बहुत बच्चे होंगे जो शायद इस पूरी हिस्ट्री को देखकर घबरा गए होंगे कि यार इतनी डिफिकल्ट हिस्ट्री, किसी ने शायद एक क्वेश्चन ठीक करा हो, किसी ने 2 क्वेश्चन ठीक करे हो। बट अब जो बच्चा 140 के आसपास टारगेट कर रहा है, 130 के आसपास टारगेट कर रहा है, मतलब जिसका अच्छा खासा स्कोर है, मैं सीरियसली बोलता हूं इसमें से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल है। 9 क्वेश्चन, आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात को कि 9 क्वेश्चन सर हिस्ट्री में डुएबल हैं। बहुत बड़ी बात है सर। 50%, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री में अगर आपने 50% स्कोर ला दिया ना, आपकी हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, और यहां तो 50 से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके, 4 क्वेश्चन सर आपके हैं थीम्स एनसीईआरटी से। ध्यान से समझना, थीम्स एनसीईआरटी से हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कहां से? थीम्स एनसीईआरटी से। करीबन 3 क्वेश्चन आपके हैं सर स्पेक्ट्रम से, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम से हैं। 7 क्वेश्चन ये हो गए। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको, मतलब कोई सोर्स है नहीं, लिटरली कोई सोर्स नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएंगे आपके हिस्ट्री में। मैं आपको टोटल बताता हूं, हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, करीबन 6 7 8 क्वेश्चन ऐसे जो पीवाईक्यू से डायरेक्ट लिंक्ड है, ठीक है। और बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन है, अब ये मैंने 7 + 2 9 क्वेश्चन आपके सोर्सेज से बता दिए, या तो पीवाईक्यू होगा, या थीम्स एनसीईआरटी होगा, या स्पेक्ट्रम होगा। रिमेनिंग के जो 5 से 6 क्वेश्चन है सर, ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, वाहियात सोर्स जिसे आपको फॉलो नहीं करना है। अच्छी बात यह है कि उपेंद्र सिंह नहीं है इस बार, वो वाहियात सोर्स उपेंद्र सिंह नहीं है, वो कोई और किताब है जिसे आपको देखना तक नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा फोकस इन 15 में से इस 9 क्वेश्चन पे होना चाहिए। आप खुद अपना पेपर उठाना, शायद आपने 3 या 4 क्वेश्चन करे होंगे हिस्ट्री में अटेम्प्ट, ठीक है। शुरू करता हूं। देखो अब यहां मैं एक एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई। डिसेंट ऑफ द गंगा, डिसेंट ऑफ द गंगा पूछ रहा है। सर मैं अगर बिल्कुल नया हूं प्रिपरेशन में, अगर आप मेरी गाइडेंस में नहीं हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, इतना डिफिकल्ट, ये कहां से पूछ लिया। पहली चीज तो सर ये आपके थीम्स एनसीईआरटी से पूछा गया है। दूसरी चीज, ये सर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तीसरी चीज, अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं, अगर आप मेरे गेम चेंजर में हो, तो मैंने इसको हर जगह तैयार कराया है। आ जाओ मैं दिखाता हूं, ठीक है। अब ये मैं अपने गेम चेंजर का क्लिप दिखा रहा हूं जहां मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया था। ये देखो, मैंने अपने पीवाईक्यू के प्रोग्राम में आपको ये क्वेश्चन सीएपीएफ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिपिक्शन ऑफ द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा, पढ़ रहे हो, डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा, जो डिपिक्शन है वो कौन से रिलीफ स्कल्पचर में दिया गया है, कौन सी रॉक के रिलीफ स्कल्पचर में दिया गया है। तो सर आंसर है आपका
महाबलीपुरम, महाबलीपुरम आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये सही है। अब यहां पर जब एनालिसिस देखोगे, मैं अपने गेम चेंजर में आपको एनालिसिस देता हूं। एनालिसिस यानी कि आपकी जो पीवाईक्यू पूछे हैं वो एनसीईआरटी में कहां से पूछा है, जैसे मैं अभी ये दिखा रहा हूं ना, सेम ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन का जो पॉसिबल होता है मैं वहां सोर्स देता हूं। अब यहां सोर्स देखो, मैंने इस क्वेश्चन का सोर्स यहां पर आपको ये दिया हुआ है, यहां से विजिबल नहीं होगा, इसको मैं जूम करके दिखाता हूं, ये रहा। अब देखो यहां पर क्लियरली मैंने ये मेंशन किया है कि ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये रहा आपका एनसीईआरटी का वो कटआउट जहां से क्वेश्चन आया है। देखो यहां कह रहा है कि महाबलीपुरम में कुछ ऐसे इमेजेस हैं जहां पर जो है हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन इमेजेस, उन स्कल्पचर में, उन रॉक स्कल्पचर में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन। डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन मतलब महाबलीपुरम में एक रॉक स्कल्पचर मिला है, उसको बताया जा रहा है कि ये डिसेंट है रिवर गंगा का फ्रॉम हेवन, मतलब ये शो कर रहा है कुछ ये। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि भाई आपकी एनसीईआरटी है, आपका पीवाईक्यू है। थीम्स एनसीईआरटी में एक बार को आप कहोगे कि सर थीम एनसीईआरटी में है कहां, ये भी बता दो। ये आप चैप्टर देखते हो, थीम एनसीईआरटी में चैप्टर है थिंकर, बिलीफ एंड बिल्डिंग। लास्ट चैप्टर है बुद्धिज्म जैनिज्म वाला, उसमें बिल्कुल लास्ट चैप्टर के लास्ट पेज पर आ जाओ। यहां पर ये देखो, महाबलीपुरम तमिलनाडु में आपका एक स्कल्पचर मिला है, रॉक सरफेस। ठीक है, फिगर भी बताइए इन्होंने 4.30, ये वाली जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये रही। ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया है इन्होंने एज अ डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन। एक ही मतलब इन्होंने दो ऑप्शन बताए हैं कि ये या तो ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, या फिर दूसरा डिस्क्रिप्शन है कि अर्जुन जो है यहाँ पर बहुत पीनियंस लेवल की तपस्या कर रहे हैं। इस स्कल्पचर को देखकर ये समझ में आता है। यही आपका सर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिसेंट ऑफ द गंगा ये क्या है, क्या कहां पर शो कर रहा है, तो रिलीफ स्कल्पचर एट महाबलीपुरम। सर ये बात समझ में आई कि ये कोई बहुत नया सोर्स या कुछ अलग नहीं है, बस आपने पढ़ा नहीं है, आपको किसी ने बताया नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यू है सर, आपके सामने दिखा रहा हूं, आपके पास सोर्स भी दिखा रहा हूं। अब आ जाओ सर, क्या सर आपके नोट्स में ये है, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे नोट्स रेफर करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि सर आपके नोट्स में भी ये चीज मैंने मेंशन की है। आप नोटिस करोगे, मैंने सारा आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड किया है। यहां पर आप देखोगे नटराज की जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, उसकी इमेज का एक एक सिंबल क्या डिनोट कर रहा है। एनडीए में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने पूरा यहां पर प्रोवाइड किया है। चोला आर्ट मैंने पूरा प्रोवाइड किया है, पल्लवा आर्ट मैंने पूरा प्रोवाइड किया है, और यहां पर ये महाबलीपुरम में जो स्कल्पचर मिला था महाबलीपुरम में, ये भी मैंने यहां पर एक फोटो लगाकर दिया है। अब सर मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है, मैंने देखा कि पीवाईक्यू पूछा हुआ है, मैंने देखा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने अपने नोट्स में डाला है। डिसेंट ऑफ रिवर गंगा, अर्जुन पीनियंस, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ये रही इसकी इमेज। क्लियर है भाई? आपको ये क्लियर है कि आपके सोर्स में से है, कहीं अलग तो नहीं है, तो ये डूएबल है, ये डूएबल नेचर का है। मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई आप इसे डिफिकल्ट कैटेगरी में मानो, मीडियम में मानो, इजी में मानो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए डूएबल होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रेफर टू कॉन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट। देखो यार, मैं बहुत बार ये चीख के समझाता हूं आपको कि आपका सिलेबस आपकी एनसीईआरटी नहीं है। ध्यान से समझो मेरे भाई इस बात को। आप में से जो बच्चे नया अटेम्प्ट दे रहे हैं 2027 का, जो नहीं दे अभी तक, पीछे का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, बिल्कुल नए हो, फ्रेश हो, एकदम फ्रेशर हो अभी, तो ध्यान से समझो कि आपका सिलेबस एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, आपका सिलेबस एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, कन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट, सर आप हाईयर स्टैंडर्ड की बुक उठा लो, कहीं जाकर एक किसी सोर्स में ये क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। पर क्या ये सही स्ट्रेटेजी होगी कि मैं आपको कहूं कि जाकर वो किताब पढ़ लो? नहीं ना सर। बस फिर मुझे देखना है कि क्या मैं हाईयर स्टैंडर्ड की किताब तो नहीं पढ़ सकता, पर ये तो मैं कर सकता हूं ना कि मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करूं, क्योंकि हाईयर स्टैंडर्ड की कोई, अब देखो अभी मैं एक सोर्स दिखाऊंगा, वहां से क्वेश्चन आपके आज पेपर में आए हुए हैं। इससे पहले उपेंद्र सिंह में क्वेश्चन आते थे। अगर आप उपेंद्र सिंह कर भी लेते तो भी सर आपको कोई फायदा नहीं होता यहाँ पे। बट अगर आपने सारे पीवाईक्यू कर लिए, सर इस पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के पीवाईक्यू के हैं, तो अगर आपने पीवाईक्यू पर कमांड पा ली ना दोस्त, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, जितना आप कोई हाईयर स्टैंडर्ड की किताब से भी ना देख पाओ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इधर उधर के सोर्सेज से तो हटा दो, आपके बस की बात नहीं है और ना ही मेरे बस की बात है।
पर अगर मैं पीवाईक्यू तैयार करके जाऊं तो यहां देखो सर, ये मैंने गेम चेंजर में कराया है, ध्यान से देखना पीवाईक्यू, अगर आपने ध्यान दिया होगा इस क्वेश्चन पे। तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। द फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खरवेला की मेंशन करता है 11th ईयर ऑफ हिज रेजेन खरवेला डिस्ट्रॉयड अ कन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खरवेला की में तमिल स्टेट की कन्फेडरेसी के बारे में जानकारी दी है, और उन्होंने सिर्फ इतना सवाल पूछा है इस वाले क्वेश्चन में कि वो जो कन्फेडरेसी थी वो कितने समय की थी, कितने टाइम पीरियड की थी, ये इनका सवाल था। इन्होंने इस बार टाइम पीरियड ना पूछकर सिंपल पूछ लिया कि जो तमिल की कन्फेडरेसी है वो कौन सी इंस्क्रिप्ट में दी हुई है। तो सर यहां सामने देखो, कन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट कौन सी इंस्क्रिप्शन में दी हुई है, अभी मैंने पीछे दिखाया पीवाईक्यू में, यहां देखो क्या दे रहा है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, और आंसर क्या होगा यहां पर, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खरवेला। अब सर आप ये कहो कि सर आप तो पीवाईक्यू की बाल की खाल निकाल के दिखा रहे हो, मेरे भाई करना ही यही है। आप अगर ये सोच के जाते हो ना पीवाईक्यू पढ़ के कि मैंने ये ईयर रट लिया, अच्छा 111 या 12 या 13 मैंने ये ईयर रट लिया, मैंने पीवाईक्यू रट लिया और पीवाईक्यू पेपर में रिपीट होगा, भाई ऐसा नहीं होता कि पीवाईक्यू पेपर में रिपीट होता है। पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता, पीवाईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिपीट होता है। तो आप ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि ये अक्सर गलती करते हैं बच्चे, मुझसे आकर कहते हैं कि सर मैं तो सारे पीवाईक्यू पढ़ के गया, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, मुझे तो पेपर में कुछ देखने को ही नहीं मिला। भाई वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके पढ़ने का, आपकी अप्रोच ही गलत है, आपका तरीका ही गलत है, आप क्वेश्चंस रट के जा रहे हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो। अब अगर उसने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये दिया है, तो सर क्या मुझे ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में 1-2 पॉइंट, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा डिटेल, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता होना चाहिए, मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि ये कन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट के बारे में बात कर रहा है। मतलब यहीं से पीवाईक्यू को जो मैं कह रहा हूं ना कि सिलेबस की तरह पढ़ो, वो ये कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आकर रट लो बैठ के। भाई क्लियर है, पिछला क्वेश्चन भी पीवाईक्यू दिखाया, ये भी मैंने पीवाईक्यू दिखाया। आगे आ जाओ। अब भक्ति और सूफी मूवमेंट पर अक्सर आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कहूंगा, आसान नहीं है डिफिकल्ट है, बट सर डुएबल है, डिफिकल्ट है बट डुएबल है। क्यों डुएबल है, देखो मेरे डुएबल कहने के पीछे का रीजन ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सोर्स से है, आपकी एनसीईआरटी से है, आपके पीवाईक्यू से है, या फिर आप अगर मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हो तो वहां से है, तो सर ये करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, करने वाला क्वेश्चन था। अब यहां देखो, कश्फ उल महजूब, फवाद इल फवाद, सियार उल औलिया, मकतूबत ए ईमान रब्बानी। आप यकीन नहीं करोगे सर, मैंने अपने जो टेस्ट सीरीज बनाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन मैं दिखा सकता हूं जो इस बार टेस्ट सीरीज में मैंने प्रोवाइड किए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहीं से पहले से आइडिया लग गया था और मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिए। सर मैंने जो अपनी टेस्ट सीरीज बनाई थी ना, वो यूपीएससी के माइंडसेट को पढ़कर बनाई है। कैसे पढ़कर बनाई है कि मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखा और फिर उन पीवाईक्यू को ही रिलेट करके मैंने नए नए क्वेश्चन बनाए थे, नए नए कॉन्सेप्ट बनाए थे। अब ये मेरी टेस्ट सीरीज का आई थिंक FLT 3 या 4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। आप जाकर, जिसके पास भी मेरा पेपर होगा, ये FLT होगी, फुल लेंथ टेस्ट होगा, उसमें जाकर देखना। सैयार उल औलिया, मकतूबत इमरवानी, फवाद उल फुआद और कश्फ उल महजूब। सर यही 4 कंपाइलेशन यहां मैंने टेस्ट सीरीज में दिए हैं और पूछने का तरीका भी बिल्कुल सेम वही है, और यही 4 यहां पर इन्होंने आपके पेपर में दे दिए, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, एनालिसिस के दौरान दिखाऊंगा। अब ये आसान इसलिए भी हो जाता है सर, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप जब यहां पर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, आपको हर एक जो है टर्म के साथ उसका जो रिलेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसको यहां से नहीं दिखा रहा हूं, मैंने आपको एनसीईआरटी दिखा दी, अब मैं इसको दिखाऊंगा सर अपने नोट से, क्योंकि वहां मैंने बहुत आसान ढंग से इसको तैयार करके दिया हुआ है। तो देखो, नोट्स बनाने का तरीका भी आपको यही रखना है मेरे भाई। अब वो पैराग्राफ देखो, आप यहां पर ये वाला पैराग्राफ देखो सर, इसमें कितनी ज्यादा मतलब हौच पौच हो रखी है। इसमें अगर मैं इसको पूरा इरेज कर दूं ना, ये देखो, अब इसको देखो, आपको लगेगा कि यार इसमें क्या जरूरी है क्या नहीं है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो पहली बात तो आपको नोट्स बनाने हैं बहुत ध्यान से, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, और मतलब एक एक चीज को समझो कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है। अब इस एक बॉक्स का नोट्स मैंने जो क्रिएट किया वो यहां देखो सर, मैंने यहां सोर्सेस मतलब पूरा आपका क्वेश्चन मैं उठाता हूं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही मैं लेकर चलता हूं। देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा, मैं अब यहां पर पढ़ रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कश्फ उल महजूब की। अब यहां मैंने कश्फ उल महजूब दिया हुआ है। कश्फ उफ महजूब
बात करता है ट्रेटाइज और मैनुअल्स किसके, डीलिंग विद द सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस। कश्फ उल महजूब मैनुअल्स की बात करता है जो सूफी थॉट और उनके प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। क्या यहां पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैनुअल्स डीलिंग विद द सूफी थॉट? सर सेम चीज दिख रही है आपको ए के साथ, ठीक है, ये मैच कर पा रहे हो आप इसको ए से, ए को 2 से मैच करा, चलो ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आ जाओ, फवाद उल फुआद। अब ये रहा मेरा सेकंड पर, फवाद उल फुआद। अब ये क्या कह रहा है, कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। बी को सर 4 से रिलेट कर रहे हो, नोट्स में चीज दिख रही है, मेरे ये नोट्स कहीं से नहीं, आपकी एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर मैंने कहीं से मतलब हवा में कुछ भी बना दिया यहाँ पर, या फिर मैं बहुत हाइयर जा, नहीं, कुछ नहीं भाई। जो आपकी यूपीएससी पूछ रही है, आपकी एनसीईआरटी पूछ रही है, आपके पीवाईक्यू पूछ रही है, वो यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अब आप यहाँ पर देखो सैयार उल औलिया। अब जी सैयार उल औलिया कहाँ पर है सर मेरे नोट्स में, ये रहा, देखो नेक्स्ट है सैयार उल औलिया। क्या कह रहा है सैयार उल औलिया, ये बायोग्राफिकल अकाउंट है सेंट्स का, बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंट्स। यहां देखो बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंट्स, सर बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीजें देख रहे होगे आप, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मकतूबूत ई इमान रब्बानी। अब बचा हुआ जो हमारा था मकतूबूत, ये रहा लेटर ऑफ शेख अहमद सिरिंदी, यहां है मकतूबूत, किधर, ये रहा मकतूबूत ई इमान रब्बानी, लेटर ऑफ रिटन सूफी मास्टर्स। अब देखो यार, मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये भी बहुत बड़ी एक कला होती है सर, ये भी बहुत बड़ी एक स्किल है कि यहां इस पूरे पैराग्राफ में ये 4 से 5 सूफी सेंट्स के बारे में बात की है और उनके जो वर्क है उनके बारे में बात की है। अब इस पूरे पैराग्राफ में से भी हम अगर वो टू द पॉइंट लाइन बाय लाइन चीजें उठा लें जो एग्जाम में पूछी जा रही है, तो सर इससे बढ़िया मतलब एक्सपर्ट चीज मैं नहीं मानता। आप नोटिस करोगे सर, वही चीज जो हमने वहां से बुक में से उठाकर नोट्स में इंक्लूड की है, सिर्फ वही उतना ही पूछा है उन्होंने, उससे ज्यादा फालतू नहीं पूछा। और अगर पूछ भी लेते तो सर एक आध चीजें यहां मैंने अलग से दे रखी हैं। और आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में भी ना यही आपके सीएपीएफ 2019 में भी पूछा है। देखो मैं इसलिए बोलता हूं कि नोट्स भी बनाओ, एनसीईआरटी भी पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2-3 चीज का मिक्सचर करो अपने साथ अपनी तैयारी में। बहुत ज्यादा नए सोर्सेस नहीं उठाने। मैं एंड में बताऊंगा कंक्लूजन कि हिस्ट्री को तैयार कैसे करना है। अगर भाई उल्टे सीधे सोर्स उठाओगे तो हिस्ट्री में मतलब एक तो अपना अटेम्प्ट खराब करोगे, क्यों, क्योंकि फालतू टाइम खराब करोगे दूसरे सोर्सेस में। तो मैं एंड में बताऊंगा कि हिस्ट्री में करना क्या है। अभी बस चलते रहो, ठीक है। अच्छा देखो, इसका सॉल्यूशन जब मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में दिया था तो सर मैंने ये इंपॉर्टेंस भी यहां पर बताई थी। ये देखो यहां पर कि दिस इज द डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री टू सूफी ट्रेडिशन। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहां सूफी के लिटरली जनरल्स जैसे मलफूजात, मकतूबत, ताज़ीकरान्स, फेमस कंपाइलेशन को मैच कराता है। सर ये तक मैंने लिख कर दिया था कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता कैसे है, ये सर आपके सामने है। कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब मैंने बाद में बनाया हो, बाद में तैयार किया हो, ठीक है। जिसके पास टेस्ट सीरीज होगी वो जाकर देख लो आराम से, और सारी चीजें मैच कर दी हैं यहाँ पर, ठीक है सर। ये वाला समझ में आ गया। चलो आ जाओ, ये भी पीवाईक्यू है सर, कोई बहुत वो नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं है। अब यहां पर आ जाओ, अमर नायका सिस्टम, इससे तो हो ही नहीं सकता था कि क्वेश्चन ना ही आए, ठीक है। ये विजयनगर एम्पायर का चैप्टर है, विजयनगर एम्पायर, हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना आए। पूछ रहा है कि क्या नहीं है अमर नायका से, सही नहीं है, क्या गलत है, ठीक है। अब यार मैंने ये चैप्टर आपको कई बार पढ़ाया भी है, मैंने मैराथन में पढ़ाया था, मैंने अलग से इसका डिस्कशन किया था और मैंने कई सारे क्वेश्चन दिखाए थे। आप नोटिस करोगे अमर नायका सिस्टम पे सर, देखो नोटिस करो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मैंने गेम चेंजर में भी कराए हैं और आपको जो लेक्चर दिया था उसमें भी दिए थे। सीडीएस 2018 में अमर नायका पे क्वेश्चन आया, सीडीएस 2021 में अमर नायका पे क्वेश्चन आया, सीएपीएफ 2021 में अमर नायका पे क्वेश्चन आया, सीडीएस 2010 में अमर नायका पे क्वेश्चन आया। मतलब ये अमर नायका इतना इंपॉर्टेंट है सर मेरा, आप ये हाईलाइट देख सकते हो कि भाई मैंने बुक में कितना ज्यादा भयंकर तरीके से इसको हाईलाइट किया है, एक एक पॉइंट मार्क किया है और इस एक एक पॉइंट से ही सर आपका क्वेश्चन आया। देख लो, थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट से आया, ठीक है। थोड़ा सा देखो पहला पॉइंट कह रहा है कि द अमर नायका सिस्टम, द अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये पहला कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर का बहुत पॉलिटिकल एक शानदार इनोवेशन है। ये रहा आपका पहला पॉइंट, कहां है, ये रहा। द अमर नायका वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन इन द विजयनगर एम्पायर।
मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन है विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द अमर नायका वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायास, ठीक है। तो ये रायास जो है इन्हें गवर्न करने के लिए देते थे टेरिटरी। देखो, द अमर नायका वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायास। अब सर ये जो आपको पॉइंट यहां पर देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब पहली बार पूछे जा रहे हैं। देखो यही वाला जो पॉइंट है ना, यहां देखो सीएपीएफ 2021 में भी पूछा है कि द अमर नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायास। ये यहां भी देखो सीडीएस में पूछा है, द अमर नायका वर द मिलिट्री कमांडर्स, यहां देखो द अमर नायकास वर द मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरी टू द गवर्न बाय द रायास। मतलब ये कुछ ही पॉइंट को यहां भी डालेंगे, वहां भी डालेंगे, फलाना जगह भी डालेंगे। बस मेन चीज ये है कि सर आप या तो मतलब अपनी एनसीईआरटी को इस तरीके से तैयार कर भी लो, और ये सारे पीवाईक्यूज को मिक्स करके ना नोट्स जरूर बनाओ भाई। नोट्स बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हर चीज आपके एनसीईआरटी से बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में होगा, एनसीईआरटी में होगा। मिक्स करो, नोट्स में डालो, मिक्स करो, नोट्स में डालो। नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मिक्स करो, नोट्स में डालो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द अमर नायका कलेक्टेड टैक्स एंड रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड मेंटेनिंग देयर कंटीजेंट। यहां देखो, दे कलेक्टेड टैक्स और दे कलेक्टेड टैक्स retained part of the revenue for personal use for maintenance and stipulated contingent for the horse and elephant। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। एरर कहां है? एरर है सर यहां, टेरिटरी हेल्ड बाय द अमर नायकास वर हेरिडेटरी एंड वर देयरफॉर नॉन ट्रांसफरेबल। सर ना तो ये हेरिडेटरी थी, और जो ये कह रहे हैं ना कि नॉन ट्रांसफरेबल थी, ऐसा भी नहीं था, वो ट्रांसफर भी की जा सकती थी। अब सर कॉन्ट्राडिक्शन यही देखो कि बी ऑप्शन में कह रहा है कि ये मिलिट्री कमांडर हैं और इनको जो टेरिटरी है वो राजा हैं वो गवर्न करने के लिए दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहा है कि जो टेरिटरी है वो हेरिडेटरी है, नॉन ट्रांसफरेबल है। अरे भाई राजा की जमीन है, राजा तुम्हें दे रहा है तो वो कभी ले भी सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, तो सब उसके हाथ में है। तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाता है। सही है भाई यहां तक बात। अब आ जाओ सर कि मैंने तो आपके नोट्स फॉलो किए थे, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो अपने नोट्स में से भी दिखा दो। तो देख लो भाई सर, नोट्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब शानदार तरीका, मतलब मुझे खुशी है कि सर इतने शानदार तरीके से मैंने चीजों को रिप्रेजेंट करके दिया है। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। अब एनसीईआरटी में भी आप देखोगे ना, ये तो मैंने मार्क कर रखा है, इसलिए आपको आसान दिख रहा है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। जब आप इसे खुद देखने चलोगे ना, पढ़ने चलोगे, शायद आपको यहां से सारे पॉइंट निकाल भी ना पाओ। तो जब भी नोट्स बनाओगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में। तो मैंने एक बॉक्स बनाया अमर नायकास का। अब पहला पॉइंट जो सबसे जरूरी है कि दे आर द मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राजास, ठीक है। दे कलेक्टेड टैक्स। अब ये पूछ सकता है फ्यूचर में कि किससे कलेक्ट करते हैं टैक्स। दे कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्ट्सपर्सन, ट्रेडर्स। मतलब फ्यूचर में प्रिडिक्शन जो हो सकती है वो भी नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करो। अब दे सेंड ट्रिब्यूट टू किंग्स, ये किंग्स को ट्रिब्यूट सेंड करते थे। पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। 2 पॉइंट यहां पर कर दिए। उसके बाद अब जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, देखो सर प्रेजेंटेशन देखना आप, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका इस्तेमाल कैसे करते थे। एक, पर्सनल यूज में। अब यहां पर पर्सनल यूज में समझो कि उन्हें कैश पेमेंट नहीं मिलता था। देखो यहां पर ये कैश पेमेंट मैंने क्यों लिखा। अब यहां आता है आपका पीवाईक्यू का रोल। आपके यहां पर कहीं पर भी कैश पेमेंट की बात नहीं हुई है, बट यहां जब सीएपीएफ 2021 का पेपर उठाओगे तो यहां आप नोटिस करो कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, हाँ ये रहा, यहां पर इन्होंने ना एक एरर करके दी थी आपको। इन द ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट दे वर पेड इन कैश। देखो यहां इन्होंने कैश की बात कहकर ना आपको फंसाने की कोशिश की थी। तो आपको आपके नोट्स में वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जहां यूपीएससी आपको पहले फंसा चुकी है या फंसा सकती है। तो सर मैंने यहां पर ये अलग से ऐड कर दिया कि कैश पेमेंट की बात नहीं है, मतलब कहीं भी अगर कैश पेमेंट की बात करेगा तो वो गलत होगा। तो ये आपको अलग से लिखना है अपने नोट्स में। फिर रेवेन्यू पर्सनल यूज के लिए हो गया। सेकेंड है मेंटेनिंग स्टिपुलेट कंटिजेंट ऑफ द हॉर्स एंड द एलिफेंट, ये भी जरूरी है। फिर मेंटेनिंग टेम्पल एंड इरिगेशन वर्क। तो रेवेन्यू किस किस पर्पज से इन्होंने इस्तेमाल किया वो मैंने 3 पॉइंट बना दिया टेबल के फॉर्मेट में। फिर यहां पर इससे निकलता हुआ एक और पॉइंट है कि ये हॉर्स और एलिफेंट को क्यों, मतलब उस रेवेन्यू से क्यों उनको बढ़िया करके रखते थे। क्यों? क्योंकि ये फाइटिंग में हेल्प करते थे विजयनगर की किंग्स की जो फाइटिंग हुआ करती थी उसमें मदद करते थे। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आते हैं, 2 मैंने यहां पर अलग से मेंशन किया कि मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन है विजयनगर एम्पायर का। आपके क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट दिया वो यही है। दूसरा, मैनी फीचर डिराइव्ड फ्रॉम द एकता सिस्टम ऑफ दिल्ली। अब ये भी बहुत की पॉइंट है सर, एकता सिस्टम पूछा जा सकता है, याद रखना, इसको तैयार कर लेना।
ठीक है, तो मेरे भाई कुछ ऐसे तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है। आई नो आप में से बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? भाई मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सिर्फ पकड़ रहे हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मैं उस क्वेश्चन से पूरी थीम डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूं यूपीएससी का कि यार यूपीएससी का दिमाग किस तरीके से चलता है, वो वर्क कैसे करती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान रखना, पीवाईक्यूज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कोडू मनाल पूछ रहा है कि ये जो कोडू मनाल है, व्हाट इज दिस कोडू मनाल? आप में से बहुत बच्चों ने इस शब्द को कभी सुना भी नहीं होगा। क्यों नहीं सुना होगा? नहीं सुना होगा तो नहीं सुना होगा, क्यों नहीं सुना होगा ये तो आप ही जाने। भाई देखो थीम्स एनसीईआरटी में आपकी कुडू मनाल का, देखो थीम्स एनसीईआरटी का चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, पेज नंबर 44 है थीम्स का। यहां पर आप एक वर्ड देखोगे कुडू मनाल तमिलनाडु। एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन हैज बीन फाउंड इन कुडू मनाल तमिलनाडु। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज का। इतना सा ही इंपॉर्टेंट है बस कुडू मनाल के बारे में। कुडू मनाल एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आपकी थीम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा ये पॉइंट, ये आपकी थीम से पूछा गया है। सर क्या आपने नोट्स में कवर किया है ये? आ जाओ भाई। देखो अब ये वाला जो पेज शायद आप में से बहुत बच्चे ध्यान कर पाए, मैंने जब सीएससी का एनालिसिस बनाया था हिस्ट्री का, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था चोला के रूलर के बारे में, कराईकल, सेनगुप्तम और नेंदुजेलियान, इनसे मैच कराता हुआ रूलर का एक क्वेश्चन आया था। वो यहीं से था, अपने नोट्स में से था। सीएससी 2026 में जो क्वेश्चन आया था वो यहां नोट्स में से था। तमलियक्कम सीएपीएफ में कितनी बार पूछा है तमलियक्कम, एक बार ध्यान करने की कोशिश करो। फिर ये सेनगुत्तम लिटरेचर, सर ये वाला भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ही सर मैंने एक मैप और बना कर दिया था अपने नोट्स में, जहां नए किनशिप के बारे में डिस्कशन है, और मैंने सर्कल करके दिए थे जो इंपॉर्टेंट है, और उनके की पॉइंट्स मैंने साइड में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ धन्य कतका, सतवाहनास, वकटकास, शाकास, गुप्तास, कुशानास, इनको सबको मैंने सर्कल करके दिया है, और जो जरूरी है वहां पर मैंने मार्क भी किया है। जैसे चोलास के बारे में कुछ लिख कर दिया है, पुहार कोस्टल सिटी है, आपको पता है पुहार के बारे में पूछ लेता है, पांड्यास के बारे में, चेरास के बारे में। और यहाँ देखो कोदू मनाल को मैंने डैश करके लिखा हुआ है यहाँ पर, बीड मेकिंग इंडस्ट्री इसके बारे में दिया हुआ है, बीड मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में। मैं कहता हूँ बीड मेकिंग इंडस्ट्री वगैरह सब हटाओ, आपको बस इतना याद है कि सर ने कुछ कुडू मनाल के बारे में मैप में दिया था। आप यहीं से ही सिंपल आंसर कर लोगे कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है तमिलनाडु में, कुडू मनाल क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल साइट। ना ये चेरा किंग है, ना अल्वर सेंट है, ना ये साउथ इंडिया का कोई डांस फॉर्म है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। भाई अगर आप ये कह रहे हो ना कि सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं पूरी एग्री करता हूं कि यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि यार सर आपने ये सही नहीं करा होगा एग्जाम में। मैं बस आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जब आप ये कह रहे हो ना कि यार सर ये कुछ बच्चे 120 130 स्कोर कैसे ले आ रहे हैं, मतलब इनके स्कोर कैसे आ जा रहे हैं। अभी आप जब रिजल्ट देखोगे ना, जो मेरिट इन होंगे बच्चे, तो उनके स्कोर देखोगे 130, 135, 140, मतलब 140 तो चलो फिर भी यार वो बहुत बढ़िया स्कोर मानूंगा मैं ऐसे पेपर में, 140, 145। मैं कह रहा हूँ यार आपका 125-30 तक भी आ रहा है ना स्कोर, वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आएगा दोस्त। मतलब आप ढूंढने की कोशिश करो, ये पेपर वाकई डिफिकल्ट है मेरे भाई, आसान नहीं था पेपर, बट ऐसे पेपर में हम कहां से ढूंढे, मतलब क्वेश्चंस कहां से अटेम्प्ट करें। अब सोचो कि ये कुडू मनाल मेरी एनसीईआरटी में है, अगर मेरे से यही क्वेश्चन नहीं हो रहा तो ऐसे क्वेश्चन जो मेरी एनसीईआरटी में है ही नहीं, मुझे वहां हवा कहां से लगेगी। अब वो जबर वाला था, जिंक वाला जो क्वेश्चन है, अभी हम चलेंगे वहां पर, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो यार, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। Who among the following was appointed by the Constituent Assembly of India as head of the subcommittee for North-Eastern Frontier Assam Tribal and Excluded Area? सर इतना खतरनाक क्वेश्चन, भगवान क्या, मतलब यूपीएससी तो पागल हो चुकी है, पागल। अब सर मैं मतलब क्वेश्चन देख के तो यूपीएससी को पागल कहूंगा, बट पूरे एग्जाम को देखकर मैं उन्हें पागल नहीं कहूंगा, क्योंकि इस बात को समझो, यूपीएससी ने 125 क्वेश्चन दिए, तो वो 125 के 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं दे सकती कि आप उन्हें बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। आप उन्हें बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लो, उनमें से भाई 20, 25, 30 क्वेश्चन तो ऐसे वाहियात वो बनाएगी, क्योंकि कट ऑफ भी तो भाई एक लेवल पे रखनी है, कट ऑफ भी तो कम रखनी है। अगर वो सारे क्वेश्चन आसान दे देगी, आप तो 200 पार मार के आओगे स्कोर। तो यहां पर बेशक वाहियात बनाया है, बट ये क्वेश्चन ही छोड़ने के लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही छोड़ने के लिए है।
अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, ये जवार माइंस वाला। अब ये जवार माइंस वाला क्वेश्चन यार मतलब ये डुएबल ही नहीं है भाई। हिस्टोरियन पकड़ के ले आओ कोई बेहतरीन से बेहतरीन, वो भी इसको कहेगा कि क्या फालतू का क्वेश्चन पूछा हुआ है जवार माइन का। तो सर ये करने वाले क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट बुक इन द तमिलनाडु स्क्रिप्ट इन प्रिंटेड इन 1578, प्रेस एट बॉम्बे इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड बाय एफर्ट ऑफ भीमजी पारिक। क्या क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, क्या बेवकूफी है यार, ठीक है। पर वही समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यूपीएससी चाहती ही नहीं कि आप इन्हें अटेम्प्ट करो। ये हटाओ ये क्वेश्चन, हटाओ ये क्वेश्चन। बट सर जब मैंने आपको कहा कि ये कोडू मनाल, ठीक है, जब मैं आपको कह रहा हूं कि सर ये जो कोडू मनाल वाला क्वेश्चन है ये स्किप नहीं कर सकते भाई आप। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके नोट्स में दिया हुआ है। तो यार अगर ऐसे क्वेश्चन भी स्किप करोगे तो फिर बचेगा क्या अटेम्प्ट करने के लिए। तो आई होप यार आपको मेरी बात समझ में आ रही हो कि मैं कहाँ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। मेरा वो पर्पज है ही नहीं डिबेट का कि पेपर डिफिकल्ट था, आसान था, क्वेश्चन डुएबल था, नॉन डुएबल था। नहीं, समझो कि हमें क्या अगले अटेम्प्ट के लिए क्या चीज़ें तैयार करनी है, कैसे करनी है, और ऐसे क्वेश्चंस मेरे से होने चाहिए। मुझे पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से रेडी करना होगा, कैसे करना होगा वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, इवेंट पूछा है कौन सा सबसे अर्लीस्ट है इंडियन हिस्ट्री में। मतलब हिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन मैं मानूंगा भाई, सबसे आसान क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी है। तो दांडी इन मार्च है, चौरी चौरा इंसिडेंट्स है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, चंपारण सत्याग्रह है। अगर इसके सोर्स की बात करो तो भाई आपकी बुक में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये कुछ मतलब अलग अलग जगह इसको डिस्कस किया हुआ है। मैं नोट्स की बात करता हूँ, नोट्स में ये काम मैं आपको भी बताऊंगा कि ये आपको करना है भाई, बहुत अच्छे से करना है। हालांकि आपकी स्पेक्ट्रम में ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है देखो, हर एक गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में क्या काम हुए हैं वो आपको लिखने हैं, ये आपको करना है तैयार। कैसे? मतलब ये देखो मैंने गवर्नर जनरल भी इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे अपना कंटेंट इनरीच करना है। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं शुरू से लेके मॉडर्न हिस्ट्री में एंड तक जो जो चीज़ें हुई हैं मैं उसकी पूरी एक क्रोनोलॉजी बना लूँ कहीं पर, ठीक है। तो वो आपको बनानी है। अगर उसमें ये भी मेंशन कर दो ना कि कर दोगे ना कि वो कौन से गवर्नर जनरल के अंडर हुई है, तो इससे क्या होगा कि आपको गवर्नर जनरल का भी पता रहेगा, उस समय के वॉइस रॉयस का भी पता रहेगा। तो ज़्यादा चांस है कि मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ गया कि इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सा काम हुआ, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने वॉरेन हेस्टिंग में ये सारी चीज़ें हुई हैं, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस में ये सब काम हुआ है, जॉन शॉर, लॉर्ड वेलेस्ली। मतलब यहाँ पर आप देखोगे मैंने वो क्रोनोलॉजी ही मेंटेन की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना कि 1886 में, फिर 1891 में, 93 में, 99 में, 1902 में, 1904 में, 1905 में, पूरा एक क्रोनोलॉजी लेकर चल रहा हूँ और साथ में गवर्नर जनरल भी लेकर चल रहा हूँ। तो मेरे एक तीर से दो निशाने हो गए। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल आया, ठीक है। फिर 1906, 1907, 15, 16, 17, 19, मतलब सब जो जरूरी चीजें हैं। फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ, 1925 में काकोरी ट्रेन हुआ, 27 में साइमन कमीशन, 18 में नेहरू रिपोर्ट, 19 में इरविन रिपब्लिक डिक्लेरेशन हुआ, 1930 में गांधी की 11 डिमांड और दांडी मार्च। सब कुछ क्रोनोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ की जो क्रोनोलॉजी होती है ना, 2-3 जगह मैंने आपको बताया था। 1920 वाली जो क्रोनोलॉजी है, रॉयल टैक्स, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1930 वाली जो क्रोनोलॉजी है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर 1940 वाली क्रिप्स मिशन वाली जो क्रोनोलॉजी है वहां से क्वेश्चन आता है, और एक लास्ट वाली INA वाली, रॉयल इंडियन म्यूटिनी वाली, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिल गए होंगे। ऐसे समझ में आ रहा है कि कैसे चीजों को तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, ये क्रोनोलॉजी रेडी करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पुराना है, ठीक है। आपके नोट्स में से, आपकी एनसीईआरटी में से भी है, स्पेक्ट्रम में से और नोट्स में से, कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो एक और क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट, सेटिंग ऑफ इंडियन लीग, बिगिनिंग ऑफ INA ट्रायल, द बॉम्बे नेवल स्ट्राइक। सर कुछ नहीं है, वही है कि आपका स्पेक्ट्रम बुक है, ठीक है। स्पेक्ट्रम को आपने बहुत अच्छे से पढ़ाओ। हालांकि स्पेक्ट्रम में यार ये बहुत सेग्रीगेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा, कोई एक पेज पे, फिर वो 5 पेज छोड़ के, फिर वो नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे मैंने कहा ईयर के अकॉर्डिंग नोट्स बना लो। जैसे देखो 1944 में CR प्लान, तो इससे रिलेटेड मैंने चीज़ें बना दी। गांधीयन जिन्ना टॉक्स हुआ 1944 में, मैंने इसके बारे में बात बता दी और ये फेल था पास में, वो बता दिया। फिर देसाई लियाकत पैक्ट 1945 में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्रोनोलॉजी मेंटेन करो। ये पता है हिस्ट्री में हमें चीज़ें इसलिए नहीं याद होती क्योंकि हमें क्रोनोलॉजी में वर्क नहीं करते। सबसे आसान हो जाती है हिस्ट्री जब आप एक क्रोनोलॉजी में उसे पढ़ना शुरू करते हो और बार बार उसे पढ़ते हो, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठने लगती हैं। जितना क्लियर होंगी ना चीज़ें, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए हिस्ट्री पढ़ना। अब यहाँ देखो, जून 1945 में वेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस आया।
अब सर यहीं पर एक क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि सीआर प्लान, गांधी इरविन टॉक, देसाई लियाकत पैक्ट और वेवल प्लान, इसको क्रोनोलॉजी में लगा दो कि कौन पहले आया कौन नहीं आया, फंस जाओगे आप, क्योंकि बिल्कुल आसपास है चीजें। ऐसे यहां पर देखो, फिर इसके बाद आईएनए ट्रायल्स 1945, ठीक है, आईएनए ट्रायल्स दिया हुआ है ना आपके पेपर में, ये देखो बिगिनिंग ऑफ आईएनए ट्रायल, तो 1945 में आईएनए ट्रायल्स हुए। फिर यहां पर मैंने आईएनए से पहले सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है ऐसे, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए ट्रायल, ठीक है, ऐसे से सुप्रीम कोर्ट ही ध्यान आता है भाई। तो सुभाष चंद्र बोस और आईएनए ट्रायल के बीच में जो लिंकेज था, जो रिलेशन था, वो मैंने यहाँ पर तैयार कराया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि आप मेंशन करा है मैंने कि हर बार सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सिंगापुर 1943 में बनाई थी, जिसका नाम था आजाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ द आजाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द आजाद हिंद गवर्नमेंट कब की है? 1943। आईएनए ट्रायल्स हमने पीछे देख लिया 1946, ठीक है, 1946 से 45, आई एम सॉरी 1945, ठीक है। उसके बाद यार एक चीज ध्यान रखना कि ये जो इंडियन लीजन है, ये सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में बनाई थी 1942 में। ये यार देखो, ना तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना ही किसी सोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको एक नई चीज है जो आपको ऐड करनी है, ये कहीं नहीं मेंशन था, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, जिसे हम बॉम्बे म्यूटिनी भी बोलते हैं, बॉम्बे नेवल स्ट्राइक भी बोलते हैं, जो आपको 4th ऑप्शन में पूछा है। ये कब आपकी स्टार्ट हुई थी? 1946 में, ठीक है। ये रहा आपका 1946। तो इस हिसाब से हमारा सबसे पहले आ जाता है हमारा 2, फिर उसके बाद आ जाता, जैसे यहाँ ये रहा 2, उसके बाद सर आपका आ जाता है 2 के बाद 1943 का फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट 1, 1945 का आईएनए ट्रायल 3, और फिर बॉम्बे नेवल स्ट्राइक नंबर 4। 2134 इज द राइट आंसर, ठीक है, 2134 इज द राइट आंसर। तो सर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हमें चीजों को कैसे क्रोनोलॉजी के हिसाब से तैयार करना है। देखो, अगर आप ये बुक के भरोसे रहोगे कि मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ी और पढ़कर छोड़ दी, स्पेक्ट्रम में कोई भी चीज उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं दी हुई है। हालांकि स्पेक्ट्रम बहुत शानदार बुक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, चीजें दी हुई हैं क्रोनोलॉजी में, बट इस तरीके से आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड आपको ही अपनी चीजें तैयार करनी होंगी, ये बात ध्यान में रखना। और यही यूपीएससी खेलता है, यही यूपीएससी फंसाता है। एक 2 सालों में, 1946 में, 1945 में, 1944 में, वेबल प्लान, क्रिस्प प्लान, ये सब कब आया, कैसे आया, पूरी क्रोनोलॉजी, उसको अभी अंदर तो कुछ मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से, अभी तो वो सिर्फ क्रोनोलॉजी पर खेल रहा है। तो भाई ये तैयार करके रखना, ठीक है। चलो, नोट से है, मैंने आपको चीजें दिखा दी, ठीक है, यहां तक क्लियरिटी है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग कांग्रेसमैन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नो चेंजर, कह रहा है कि कौन नो चेंजर का पार्ट नहीं है। सर आपकी स्पेक्ट्रम बुक का डायरेक्ट ये आपका क्वेश्चन है, और कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इस पे बेस्ड कराए भी हुए हैं, आपको मैं दिखा दूं। जैसे कि सर देखो, ईपीएफए 2021 में आया था कि कौन नो चेंजर का पार्ट नहीं है, ये गेम चेंजर में मैंने ऑलरेडी कवर कराया है, ठीक है। ये सारे मेरे गेम चेंजर के स्टूडेंट हैं जो गेम चेंजर 2026 का पार्ट थे, सबने ये चीज देखी, यहां पर मैंने ये चीज कराई हुई है ईपीएफओ 2021 में। सीरीज 2022 में मैंने सेम क्वेश्चन, नॉट बिलोंग टू गेम नॉन चेंजर, कौन बिलोंग नहीं करता नो चेंजर से। तो सर देखो यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल, बी ऑप्शन मैंने यहाँ मार्क करवाया था, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका सीएपीएफ 2026 नो चेंजर ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं करता, ठीक है। राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल, सॉरी वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों हैं, और सी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं है। अगर नोट्स की बात करोगे तो सर एक अलग से स्पेशल चैप्टर बनाकर दिया हुआ है, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज, ठीक है। यहां पर आप नोटिस करोगे, यहां पर पूरा स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स कैसे, कौन से सेशन में जाकर ये एक नया ग्रुप उभर कर आता है, ठीक है। इसमें कांग्रेस का क्या अपना ओपिनियन था इसको लेकर, फिर इसके जो स्वराजिस्ट थे, प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स, वो कौन कौन थे, फिर यहां पर जो अंदर भी इनके सब डिवीजन हो जाता है स्वराजिस्ट में, यहां पर देखोगे ये भी कल पूछ सकता है सर, रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, तो ये भी आपको याद रखना है, सारे लीडर्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये चीज हो गई यहां पर। चलो आ जाओ, देखो अभी तक मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन दिखा दिए, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक भी दिखाए। देखो, आप या तो पीवाईक्यू फॉलो कर रहे हो तो पीवाईक्यू भी मैंने दिखाया, आप अगर बेसिक सोर्सेज अपने थीम्स एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हो तो वो भी मैंने दिखाया, और इनकेस आप ये सब कुछ नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ मेरे नोट्स पर भरोसा कर रहे हो और उन्हें तैयार कर रहे हो, तो सर वो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं सारी चीजें लेकर चल रहा हूँ, आप कुछ भी फॉलो करो, बस करने का तरीका जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे लेकर चलना भाई, ठीक है। आ जाओ अब एक और क्वेश्चन,
वैदिक गॉड के ऊपर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज वाज कंसीडर्ड द गार्डियन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड मैरिज। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर एक समझदारी वाली बात सुनना, मेरी बात, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है वैदिक डाइटी वाज कंसीडर्ड द गार्डियन ऑफ कॉम्पैक्ट, मतलब पूछ रहा है कि मरुत, वरुणा, आर्यमन, अग्नि में से कॉम्पैक्ट एंड मैरिज के गार्डियन कौन है। देखो भाई, ये क्वेश्चन ना आपका पूछा कहां से, ध्यान से देखो, ये आपकी एक बुक है, ठीक है, आपकी बुक है द वंडर दैट वॉज इंडिया, द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये एक आपकी किताब है द वंडर दैट वॉज इंडिया। ए.एल. बशम नाम के एक राइटर हैं, ए.एल. बशम, उन्होंने इस किताब को लिखा है। अक्सर जो यूपीएससी के ऑप्शनल वाले स्टूडेंट होते हैं वो इस बुक को तैयार करते हैं। तो इनका उपेंद्र सिंह से अगर मन भर गया ना, इनका उपेंद्र सिंह से जब मन भर जाता है तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, और यहीं से इस बार आपने जो आपके आलतू फालतू क्वेश्चन देखोगे ना वो यहीं से पूछे। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये कह रहा है कि देयर आर मैनी अदर गॉड सच एज त्वास्त्र, द वैदिक वल्कन, आर्यमन, गार्डियन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड मैरिजेस। ये गार्डियन है आर्यमन, कॉम्पैक्ट्स एंड मैरिजेस के। सेम वही चीज आपको यहां पर इसने पूछी है, कॉम्पैक्ट एंड मैरिजेस, ठीक है, आर्यमन। अब मेरा यहां पर एक समझदारी वाला आपको ओपिनियन क्या रहेगा, ध्यान से सुनो। ये जो भी फालतू की किताबें हैं, चाहे वो उपेंद्र सिंह हो, ए.एल. बशम हो, देखो फालतू कहने का मतलब ये नहीं कि किताबें अच्छी नहीं है, बहुत शानदार किताबें हैं, बट मेरे लिए, मेरे एग्जाम के लिए, मेरे अटेम्प्ट को खराब करने वाली हर एक किताब मेरे लिए फालतू किताब है, बस, ठीक है, मैं बस इतना जानता हूं। तो ये मत पढ़ने चले जाना गलती से भी। इसकी जगह करना क्या है, मैंने ये बात पहले बताई थी, आपके सीडीएस का जब पेपर उठाओगे तो सर आपके स्टोन एज पर 3-4 क्वेश्चन उन्होंने रिपीटेडली पूछे थे, 3-4 क्वेश्चन। तो मैंने वहां बताया था कि अपनी आर.एस. शर्मा जाकर पढ़ो, आर.एस. शर्मा। आपका जो थीम्स एनसीईआरटी है ना वो हड़प्पा से शुरू होती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन से पीछे ना 2-3 चैप्टर हैं जिसमें एक स्टोन एज आ जाता है, जिसमें स्टोन एज के बारे में आप पढ़ते हो, चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हो, एक वो वाला पार्ट। सीडीएस 1 2026 में वहां 4 क्वेश्चन पूछे हैं, वो तैयार करना है। मैंने पीडीएफ भी आपको दे रखी है आपके ग्रुप में, अचीव सीएपीएफ टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक और चैप्टर तैयार करना है जो है वैदिक कल्चर वाला, ऋग्वेदिक वाला, ठीक है। अब यहां पर ये है वो चैप्टर, एडवेंट ऑफ द आर्यन्स एंड द एज ऑफ द ऋग्वेदा। मैं कहता हूं सर आपको यहां पर आर्यमन की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि आर्यमन की इंफॉर्मेशन थोड़ी डिटेल में हायर बुक्स में दी हुई है, बट आप नोटिस करोगे यहां बुक में आपको ऋग्वेदिक गॉड्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब यहां आर्यमन नहीं मिलेगा, पर आपको मरुत मिल जाएगा, वरुणा मिल जाएगा, अग्नि मिल जाएगा। अगर ये तीनों आपको ऑप्शन अगर यहां मिल जाए तो क्या आप यहां पर एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। देखो अग्नि कह रहा है, याद रखना इंद्रा आपका पुरंदर है, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, और ये ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स है, ठीक है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। अग्नि आपके फायर के गॉड है, ठीक है, अग्नि आपके फायर के गॉड है। वरुणा हु पर्सोनिफाइड वाटर, ठीक है, ये वरुणा वाज सपोज टू अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर, ठीक है, इन्हें वाटर को पर्सोनिफाई करने के लिए वरुणा को यहां पर डिनोट किया गया, वरुणा को, ठीक है। उसके बाद कुछ और गॉड्स हैं, जैसे कि सोमा वाज कंसीडर्ड टू बी गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद मरुत पर्सोनिफाई द स्टॉर्म, मरुत स्टॉर्म्स के देवता हैं, वरुणा वाटर के देवता हैं। अब यहां देखो अग्नि भी देख लिया आपने, मरुत भी देख लिया, वरुणा भी देख लिया, ठीक है, मरुत भी देख लिया, वरुणा भी देख लिया। सिर्फ आर्यमन है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं है, और बाकी को सबका डिस्कशन दिया हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि सर इस साल तो आपने चलो ये सब नहीं तैयार किया, ठीक है, इस बार तो आपने नहीं रेडी किया होगा, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ज्यादा अच्छा है कि वो आप ए.एल. बशम की किताब पढ़ो। उससे बढ़िया है कि आप ये जो 2 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, एक ये एडवेंट ऑफ ऋग्वेदा और एक स्टोन एज वाला। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सर सीडीएस 1 2026 हुआ, आपके 4 क्वेश्चन इस बुक से ही मैंने दिखाए थे। फिर आपके इस वाले चैप्टर में ये वाला जो क्वेश्चन है ऋग्वेदा वाला, और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे वैदिक वाले, वो यहीं से अटेम्प्ट करो। मैं कह रहा हूं कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए जो अटेम्प्ट ना हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब ये भी आपका वैदिक कल्चर से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि वेदास में गोत्रा को पहली बार क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए कौन से वेदा में बात हुई है। अब ये आपको आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बेसिक एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। भाई मैं कहता हूं कि अगर ना भी मिले और मुझे दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसका सोर्स सर आपका वही ए.एल. बशम है, तो ए.एल. बशम की किताब सर आपको पता है 650 पेजेस की किताब है, 650 पेजेस की। फिर वही बेवकूफ़ी मत करने बैठ जाना कोई भी स्टूडेंट हो, हालांकि आप करोगे नहीं, क्योंकि अपनी ही हिस्ट्री, थीम्स एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी जा रही, पीवाईक्यू नहीं करे जा रहे, तो ये तो बहुत दूर की बात है। पर फिर भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो अलग टाइप के स्टूडेंट, जिनको सिर्फ वही करना है जो दुनिया नहीं कर रही है। तो
ऐसा कुछ मत करने चले जाना, ठीक है। यहाँ देखो, ओरिजिनल मीनिंग ऑफ गोत्रा इज अ काउ शेड। ओरिजिनली जो वेदास थे उनमें काउ शेड को गोत्रा डिनोट किया जाता था गोत्रा टर्म से, पर लेटर इन द अथर्व वेदा द वर्ड फर्स्ट अपीयर विद द मीनिंग ऑफ क्लैन, ठीक है। और यही कह रहा है कि क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए गोत्रा कौन से वेदास में देखने को मिलता है, तो अथर्व वेदा में। सही है यहां तक बात। तो मेरे भाई अगर ये मेरे बेसिक सोर्स जो मैंने आपको बताया आर एस शर्मा, उतना ही करो, ठीक है। लास्ट में एक बार और फिर मैं ये पूरा कंक्लूड करूंगा। चलो, उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, चैतन्य ट्रेडिशन पूछ रहा है कि जो चैतन्य ट्रेडिशन ओरिजिनेट हुआ था इन नाडिया इन बंगाल फॉलोड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, तो ऑफ शूट बताओ इसका कौन सा है ऑफ शूट चैतन्य ट्रेडिशन का। सर इसका राइट आंसर बाउल है, याद रखना है इसको, बाउल को। यहां पर आपके सेम एल बशम की जो बुक है उसमें दिया हुआ है, अ यूनिक ऑफसेट ऑफ चैत्रा ट्रेडिशन वाज द बाउल मूवमेंट, दिस बिगिन इन नाइडिया spread all over Bengal, although Hindu and Muslim adapted their own version, they both wrote their rapturous songs in Bengal। तो आपका आंसर बाउल है, यहाँ बाउल मूवमेंट है जो चैत्रा का एक यूनिक ऑफ शूट है। अब देखो यार, मैं एक चीज़ और बता दूं कि बेशक ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है, हमारे सोर्सेज से नहीं है, मुझे ये सोर्सेज नहीं पढ़ने, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे अब ये बाउल है तो ये आपका चैतन्य का ऑफ शूट है, चैतन्य ट्रेडिशन का। तो भाई जाकर अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करना कि ये एक सरना धर्म ये किसका ऑफ शूट है, सहाजिया ये किसका ऑफ शूट है, गुड़िया वैष्णविज्म ये किसका ऑफ शूट है। क्यों करना, क्योंकि ये चीज़ मैं जानता हूं भाई, ये भी आपके पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, ये भी आपके पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, ये नहीं देखने को मिला है एक शरना धर्म, और ये बाउल तो बिल्कुल नया था ही था। तो कहीं ना कहीं फिर से जो मैं बोल रहा हूँ ना पीवाईक्यूज, वो घूम फिर कर वो कर्मा फिर से दोबारा वापस आएगा, तो वो चीज़ दोबारा ना हो जाए और हमसे गलती ना हो जाए, तो पीवाईक्यू हमें तैयार करना है। उसके बाद यार मैंने ये बात बता दी, ये वाला तो बिल्कुल फालतू क्वेश्चन, मतलब आंसर आपका बोथ है, प्रोविजनल आंसर की आपके पास आ चुकी है, आंसर आप सबको पता है कि किसके क्या है, बट इन पर कुछ ना करो, बस ऐड कर लो कहीं अपने नोट्स में। ये मेरी एक नई मतलब इन्फॉर्मेशन है, अच्छा पीवाईक्यू में पूछा है तो मैंने ऐड कर लिया, तो थोड़ा सा हल्की सी रिसर्च करके बस नोट्स में ऐड कर लो कि कल दोबारा पूछ लिया। जैसे वो हाथी गुम्फा केव वाला, वो जब क्वेश्चन आया था तो बहुत इर्रेलेवेंट था कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, तमिलनाडु की कॉन्फेडरेसी कितने सालों तक रही, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है क्या, बट उन्होंने क्वेश्चन से पूछा, इस बार उठा लिया कि इंस्क्रिप्शन पूछ ली, तो सेम यहाँ से भी कुछ ना कुछ पूछ ले। फिर ये जावर माइंस है। अब सर ये जावर माइंस भी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ ऐसा काम का है नहीं, एकदम फालतू क्वेश्चन है सर, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है, तो इसे करने की जरूरत है नहीं, बस नोट्स में अपने जो पॉइंट्स हैं वो ऐड करके रख लेना, ठीक है। देखो यार जो काम के क्वेश्चन नहीं है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि उनमें कोई डिस्कशन का मतलब ही नहीं बनता, बस ये है कि उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च के साथ अपने, बहुत ज़्यादा नहीं यार, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो 1 2 3 पॉइंट ये हो गए और 4 5 2 पॉइंट और कुछ ना कुछ जो इससे रिलेटेड होगा वो करके एक बॉक्स बना के कि अच्छा ये CAPF 2026 में क्वेश्चन आया था, मैंने अपना नोट्स बना लिया, ठीक है, नोट्स में कहीं ऐड कर लिया ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा मेंशन नहीं है एस्ट्रोनॉमर के एंशिएंट इंडिया के वर्क में। अब देखो यार मेरे हिसाब से तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इतना आसान नहीं है, जैसे लोग बहुत आसानी से कह दे रहे हैं कि इसमें तो आपको आंसर पता होना चाहिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर भी आपको पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, यूनानिमस आंसर है, कहीं पढ़ा हो कुछ, अगर दिमाग में ऐसा क्लिक कर गया हो कि यार सन तो चंद्रमा सूर्य के बारे में तो जिक्र होता है, मंगल के बारे में भी जिक्र होता है, तो यूरेनस और वीनस में कहीं आप फंस गए हो तो 50-50 तो चलो आप कर लोगे, बट फिर भी आसान नहीं था, पर ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए जहां आप 50-50 तक भी पहुंच जाते हो। उसके बाद लास्ट में सर ये वाला गोपीनाथ बारडोली इसका राइट आंसर है, एकदम वाहियात क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, एकदम वाहियात क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया, देखो एनालिसिस यहाँ कंप्लीट हो चुका है भाई, 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, 15 क्वेश्चन मैंने कई सारे आपको पीवाईक्यूज दिखा दिए, कई सारे आपके जो सोर्स है थीम्स एनसीईआरटी, देखो मैंने चार क्वेश्चन आपके थीम्स एनसीईआरटी, 3 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम और 2 क्वेश्चन ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2 एक्स्ट्रा और जो पीवाईक्यूज से थे, तो करीबन सर आपके 9 क्वेश्चन थे जो डुएबल थे अकॉर्डिंग टू मी, 9 क्वेश्चन डुएबल थे। बाकी जो 5-6 क्वेश्चन है सर जो आपने जवार माइन और ये सब एंड में जो मैंने अभी आपको दिखाया एकदम वेस्ट क्वेश्चन है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने हिस्ट्री में 9 क्वेश्चन करे ना तो आपकी हिस्ट्री एकदम बेहतरीन है। अगर ये 9 नहीं किए, अगर हिस्ट्री में अभी भी दिक्कत है, सिंपल सा मेरा कंक्लूजन सुन लो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत ज़रूरत है तुम्हें समझने की। पहली चीज़ क्या करोगे, पहली चीज़ थीम्स एनसीईआरटी सर 5 स्टार,
रट जाओ, एक एक चीज पढ़ के समझ जाओ, क्योंकि जितना आउटपुट आपको थीम्स एनसीईआरटी से मिल जाएगा। सर 4 ही क्वेश्चन है आपके पेपर में, पर ये 4 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। मैं कहता हूँ सर आप लक्ष्मीकांत के 7 क्वेश्चन आते थे लक्ष्मीकांत से पॉलिटी के, और 7 में से ज़्यादा 4 या 5 करने के लिए डुएबल थे। उस 5 क्वेश्चन के लिए आप 800 से 900 पेजेस की पूरी किताब पढ़ते हो। तो यहाँ तो सर फिर भी थीम्स एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप करोगे। सेकेंड चीज़ स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम किस लिए करोगे? मॉडर्न हिस्ट्री करने के लिए, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम करोगे मॉडर्न हिस्ट्री करने के लिए। अब यार देखो, मैं स्पेक्ट्रम का एक ऑल्टरनेट बताता हूँ। आपने मेरे हिस्ट्री के नोट्स देखे, आपको अच्छा लगे तो इन्हें आप कंसीडर कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे आप अपने नोट्स बना सकते हो। बट ये स्पेक्ट्रम वो आसान जानवर नहीं है, स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं यहाँ कहूँगा कि आप एटलीस्ट स्पेक्ट्रम के सर नोट्स लेकर काम करना शुरू कर देना, क्योंकि स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाना बिल्कुल आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम। स्पेक्ट्रम के लिए सर आप मतलब आपके 2-3 महीने यहीं चले जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा है सर स्पेक्ट्रम के तो नोट्स आप कंसीडर करना, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। और बाकी अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। तीसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, PYQs, थीम्स एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, PYQ। उसके बाद जो रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इधर उधर से आलतू फालतू क्वेश्चन आ रहे हैं, सर आपकी बुक है ओल्ड एनसीईआरटी, RS शर्मा, ठीक है, RS शर्मा। उसमें 2 चैप्टर पढ़ो। कौन सा? एक स्टोन एज, ठीक है, एक आप पढ़ोगे स्टोन एज, और एक पढ़ोगे वैदिक कल्चर वाला, ठीक है, ऋग्वेदा वाला। ये 2 चैप्टर पढ़ो, इतना कर लो हिस्ट्री में सर, ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं कहता हूँ इतना अगर आपने तैयार कर लिया, पहली चीज इतना तो करना ही करना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो सर इतना तो करना पड़ेगा, थीम्स करनी पड़ेगी, स्पेक्ट्रम करनी पड़ेंगे, PYQ करना पड़ेगा। RS शर्मा के ये 2 चैप्टर, ये जो नई चीज है जो मैंने ऐड करी है, PYQ और ये आपको करना ही करना है। इतना कर लोगे ना सर, तब जाके आप 50% क्वेश्चंस करने के लिए कैपेबल होगे हिस्ट्री में। आप कहोगे कि सर मैं इतना करने के बाद सिर्फ 50% कर पाऊंगा। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप 50% क्वेश्चन कर जाते हो ना हिस्ट्री में, तो आपकी हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, ये मान के चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ये मत लेके चलना कि मैं सारे क्वेश्चन अगर मेरे 15 आए तो 15 करूँगा। नहीं भाई, 15 नहीं करने, 9 कर लिए, 10 कर लिए, बहुत बड़ी बात है हिस्ट्री में, ठीक है। और मेन चीज़ समझो कि एग्जाम निकालना है तुम्हें, सिर्फ मेरिट इन होना है यार। तुम्हें कोई टॉप थोड़ी ना मारना है, तुम्हें बिल्कुल पूरे में से पूरे मार्क्स थोड़ी ना लाने हैं, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो समझदारी से काम करो, पूरा सिर्फ हिस्ट्री में नहीं लगे रहना है। और इसके अलावा कोई और गलती से भी सोर्स उठा मत लेना, कहीं से भी कोई भी अगर तुम्हें सजेशन दे रहा है तो भाई मेरे अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च, मेरी जो जितना भी नॉलेज है, मेरे हिसाब से कुछ नया करने के चक्कर में होता है ना कि यार सर पेपर में कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नई किताब आ रही है, तो चलो कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। अब ये वाली किताब हम पढ़ना शुरू करेंगे, एल्बशम करेंगे, हम उपेंद्र सिंह पढ़ना शुरू करेंगे। भाई कभी भी उठा के देख लेना, चाहे एल्बशम हो चाहे उपेंद्र सिंह हो, एक क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन पूछा है वो कभी रिपीट नहीं हुआ है उपेंद्र सिंह में, जबकि थीम्स में, PYQ में बहुत ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। तो मैं समझदारी दिखाकर भी वहां से कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये बात भी समझो। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर काम नहीं कर सकते, पर वो बेवकूफ़ी है मेरे भाई। तो ना तुम वो बेवकूफ़ी करो, ना मुझे करने के लिए कभी मजबूर करना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा एनालिसिस है, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा होगा, जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। और कहीं पर भी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो यार कमेंट सेक्शन, आपका कमेंट सेक्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, एनालिटिकल वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। जय हिंद।